नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई और कैसे हैं आप सब राजी खुशी? चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखो, गुर्जर प्रतिहार पढ़ने जा रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार में अपन ने कल की क्लास में काफी सारी जो है इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों कहते थे, क्या कहते थे, ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीजों को पढ़ा है, याद किया है। ठीक है, जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हो तो पहले की क्लासेस देख लेना। ये तो अपनी 12वीं क्लास है, इससे पहले अपन 11 क्लासेस दे चुके हैं। मैं या अपनी जीजीडी की क्लासेस यहाँ पे देख लो। अपन गौरव ज्ञान धारा की क्लासेस जब शुरू करा है कोई बैच तो फिर कंटिन्यू चलेगा और इसी तरीके से यहीं पे चलता है। ठीक है, आज अपन स्पेशली गुर्जर प्रतिहार का ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 के अंदर अपन ये समझो कि पूरा गुर्जर प्रतिहार जो है पढ़ लेंगे। देखो, मैं जो क्लासेस आप लोगों के लिए लाता हूँ वो एग्जाम अप्रोच के अनुसार चलती है। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस पर फोकस करता हूं, इसीलिए यह है कि आपको आसानी से याद भी हो जाता है और आप उन्हें बार बार रिवाइज कर पाते हो और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हो, है ना। एक तो वो चीज है कि बहुत सारी चीजें पढ़नी है और उसमें से याद रखना है, एक सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, उन सिलेक्टिव चीजों में से एग्जाम में पूछा जाता है वो चीजें हैं। तो बस यही है। अब आप लोग जितने नियमित है, जितने आप पढ़ने के प्रति आतुर है, जितनी आपकी तत्परता है, तो उस हिसाब से आप अच्छा कर जाओगे। ठीक है, वैसे नियमितता रखोगे, धीरे धीरे अपने आप अच्छा होने लगेगा। ठीक है, चलिए आज मुख्य यानी कि आज की क्लास में से सवाल बनने के चांसेस कल की क्लास के मुकाबले ज्यादा है। ठीक है, तो सीरियसनेस कल से ज्यादा रहनी चाहिए आज की क्लास में, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल बनते हैं जैसे कि नागभट्ट प्रथम, ठीक है, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, इनमें से ज्यादातर सवाल बनते हैं। ये 4 शासक तो है ना, पूरे जो है अंदर उतार लेना, इनमें से बनते हैं। या फिर संस्थापक पूछा तो हरिश्चंद्र आपको याद ही है। ठीक है, वैसे कल काफी सारी चीजें करवा दी है आपको, तो आज गुर्जर प्रतिहार अपने पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आइए भैया, पहले ही अब जैसे ही अपन ने देखो यहां तक पढ़ लिया था कि नागभट्ट प्रथम जो है वो अब था कहां से, सबसे पुरानी शाखा एच.सी. रे के अनुसार थी, वो मंडोर की थी और मंडोर की शाखा से ही नागभट्ट प्रथम जो है वो भीनमाल की शाखा की स्थापना करता है। तो अब जो है भीनमाल के प्रतिहार ये कहलाते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं अपने वंश को और इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पे अपन नागभट्ट प्रथम से जो है शुरू करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए अब देखो, सबसे पहली चीज की जालोर, कन्नौज और अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक इसे कहा जाता है। अब जालोर आ गया तो इसके अंदर भीनमाल भी आया है, यह भी याद रखें। ठीक है, इसी भीनमाल को हेनसांग ने क्या कहा है, पीलो मोलो कहा है। क्या कहा है, पीलो मोलो। ठीक है, ये स्पेशली याद रखना, पूछा है। हेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री था ये। हेनसांग और फायान, ये दो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बार बार इनका उल्लेख आता है। ठीक है, हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सी यू की। क्या नाम था इसकी? ये किसने कहा है? ये कहा है हेनसांग ने। किसने कहा है? हेनसांग ने। हेनसांग की पुस्तक थी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, अब देखो वहां चीनी यात्री है तो ऐसे ही नाम देंगे, है। अपने यहां होती तो ऐसे होता गौरव नामा, ठीक है, या गौरव चरित्र, या इस तरीके से किताबें लिखी जाती है ना। अपने यहाँ तो गौरव ज्ञान धारा, ठीक है। और वो भाई ये चीन से आया है तो चीन शिव की, अब इसने तो इसी तरीके से शिव की। अब अपने जो है पढ़ने के हिसाब से सी यू की ऐसे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, फायान ने लिखी फो क्यो की, ठीक है, या फो पुओ की, ऐसे डैश डैश लगता है बीच में। अब वहां के हैं देखो, चांगचुंग बोलते हैं, चांगचुंगी खाते हैं, ये तो सारे के सारे चांगचुंगी करते हैं। कभी कभी इंडिया वाले बॉर्डर पे बजा भी देते हैं बेचारों को। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, भाईचारे में भाईचारे में क्या है, कभी कभी गबीड़ उड़ती भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, नागभट्ट प्रथम, ठीक है, जालोर, कन्नौज, अवंती के प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा गया। अवंती क्या तो उज्जैन, ठीक है, अवंती क्या तो उज्जैन। देखो लोड तो लेना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से नचे पढ़ो। मैं जो कहूं बिन सुन भी लो ना अगर थे तो मतलब आराम हो याद मुझे। ठीक है, आराम से आधे घंटे की क्लास आती है, वो आधा घंटा मुझे दे दिया आपने तो समझो 24 घंटे की वसूली तो हो गई। ठीक है ना। चलिए अब देखो अगली चीज क्या है, इनमें पूछी जाती है उपनाम या उपाधियां।
इससे पहले मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे नए विद्यार्थी पढ़ते हैं, पता नहीं एक तो ये नए विद्यार्थी पढ़ते हैं या पुराने विद्यार्थी ही है जो कि सर को परेशान करते हैं। चलो बच्चा पूरे दिन कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, सर ये पढ़ रहा हूं, मैं सही पढ़ रहा हूं क्या, ये पढ़ा था वो सही था क्या, सर टेस्ट लेना है पेमेंट नहीं कट रहा कैसे कटाऊं, सर ये मेरे को फीलिंग आती है जब ये बच्चे जो हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे ना, सर पानी पीने जाऊं, सर टॉयलेट जाऊं, सर ऐसे करूं, सर ऐसे करूं, सर ये मस्ती कर रहा है, सर ये बोल रहा है, मेरे को वो वाली फीलिंग आने लग जाती है। अरे मैं कंपटीशन के बच्चे भी ऐसे हैं क्या कि ये भी पानी पेशाब की छुट्टी मांगते हैं, बार बार हर चीज पूछते हैं, सर किताब कब आएगी, सर टेस्ट जुड़ा नहीं 2 दिन हुए। अरे भैया धैर्य रख लो, देख लो सारी चीजें होगी, हम जब आपको बैच दे रहे हैं सारी चीजें, थोड़ा तो यार धैर्य रखा करो। ये भी तो, ये सिर्फ परीक्षा ज्ञान की नहीं होती है, धैर्य की भी होती है, ध्यान रखा करो। मैं तो क्लास में बीच बीच में आपको ये टिप्स भी देता हूं, ठीक है। अब बदमाश बच्चों की तरह पानी पेशाब की छुट्टी मत मांगना बार बार, ठीक। और चैट बॉक्स में भी बाद में फिर दूसरे आपको देखो कहेंगे कि ये देखो अब सर अभी कह बोलेंगे फिर, ठीक है, ध्यान इधर, ठीक है। चलिए अब उपनाम और उपाधियों में, हाँ मैं ये क्लियर करने वाला था कि उपनाम और उपाधियों में कई सारी ऐसी उपाधियां हैं एक जैसी जो एक से अधिक शासकों ने भी धारण की है, ठीक है। तो वहां पे मोस्ट ऑफ जहां पे जो पूछी जाती है वो मैं बता रहा हूं। और फलानी उपाधि जो है, जैसे कि देखो परम भागवत की एक उपाधि बार बार पढ़ने में आती है। अब जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं शासक, वो परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं, परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। ये चीजें हैं जो आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप अच्छा खासा अनुभव ले लोगे, है ना। तो स्टार्ट में अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो इतना मैं बार बार कहता हूं लोड मत लिया करो, ठीक है। अभी स्टार्ट की है तो बस पढ़ो, बार बार पढ़ो, चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। चलिए अब इसकी जो उपाधियां हैं, देखो नागावलोक, नागवट से नागावलोक याद रखने में आपको समस्या नहीं आएगी। नारायण, ठीक है। और देखो म्लेच्छों का नाशक, इंद्र के दम का नाश करने वाला, ठीक है। नाना करते प्यार तुम्ही से हो गया, ठीक है। नाना नाना, नाना नाना कर दोगे ना, नाना नाना ना रे, गीत भी तो है, नाना नाना ना रे ना रे ना, पहले बंदूली में बहुत बजता, नहीं बजाते तो डिमांड पे बजाया जाता, नाना नाना बजा रहे, तो नाना नाना अपने यहां से नाना नाना ध्यान रखना। ये देखो एक ना तो क्या है नागावलोक, दूसरा ना क्या है नारायण, तीसरा ना क्या है नाशक, किसका, म्लेच्छों का, और चौथा ना क्या है कि नाश करने वाला, किसे, इंद्र के दंभ का नाश करने वाला, घमंड का नाश करने वाला उपाधि धारण की है नागभट्ट ने। तो नाना नाना नारे याद कर लिया ना, तो ये तो हाथों हाथ ही आपके नागभट्ट प्रथम की उपाधियां तो याद है। अच्छा अब बताओ, कोई आपको कहे ऐसे, है ना, कई जने कहते हैं अरे ये ट्रिकें याद नहीं होती ऐसे, वो सर तो बता देते हैं तुम्हें याद नहीं होती ट्रिकें ऐसे वैसे। अरे याद करनी का है, अपना तो सिर्फ देखना है और एक मूवी की तरह देखना है, और वो तो छपती है सीधी दिमाग के अंदर, याद कहां करनी है, करनी क्या याद। नाना नाना क्या याद करोगे, इसको रटने बैठोगे क्या, नाना 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 याद करोगे नहीं ना। बस टेक इट इजी, टेक इट इजी, इजी वे में बढ़ते रहो, न बुराई किसी की करनी, न बुराई किसी की सुननी, अपने आप को बेहतर करो, आगे बढ़ते जाओ, यही गुरु मंत्र, ठीक है। चलिए इसने भीनमाल के बाद अवंती, यानी कि अवंती को क्या कहा है, उज्जैन, उज्जैनी भी कह देते थे कभी, तो दूसरी राजधानी बनाई है उज्जैन। अब क्या गुरुजी दूसरी राजधानी हम कैसे याद रखें कि उज्जैन जो थी अवंती वाली वो दूसरी ही बनाई, इसे कैसे याद रखा जाए, कुछ तरीका बताओ। तो देखो ज कितनी बार है, 2 बार, तो दूसरी बनाई। ज कितनी बार है, 2 बार है, दूसरी बनाई, ठीक है। चलिए ये पूछा जाता है कि इसे दूसरी राजधानी, मतलब उज्जैन को राजधानी किसने बनाई, तो ये नागभट्ट प्रथम ने बनाई है, ठीक है। प्रथम ने दूसरी राजधानी बनाई, यानी कि उज्जैन को राजधानी बनाई, अवंती को राजधानी बनाई है, कुल मिला के ये समझ लेना। और ये देखो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। 2 तरीके के, यदि अपन भक्ति आंदोलन में जाए तो 2 तरीके के मत बहुत ज्यादा प्रचलित थे, एक थे वैष्णव, एक थे शैव, ठीक है। एक तो वैष्णव है ही, एक क्या पढ़ने में आता था शैव। शैव मत वाले कौन से होते थे, जो शिव जी को पूजते थे, ठीक है। किसको पूजते, महादेव जी को पूजते थे, वो शैव कहलाते थे, और विष्णु जी को जो पूजेंगे वो वैष्णव कहलाएंगे। तो ये विष्णु जी का भक्त था। शेषनाग की सैया पे कौन सोते थे, मुझे बता दो। क्या सर अपने नारायण सोते थे, यानी कि विष्णु जी सोते थे, ठीक है,
बस याद हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो ये नाग बट में याद हो ही जाएगा। शेष नाग तो नाग बट के अंदर ये चीज। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इस तरफ नाग बट लिखा हुआ है ना, आप लोगों को एक एक चीज याद है, आप लोगों को एक एक चीज याद है, रटने की जरूरत नहीं है। रटंत विद्या से छुटकारा। अब आइए इसके बाद में आगे बढ़ना है, अपन पढ़ते हैं वत्सराज, ठीक है। बीच में शासक हुए, जो जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। वत्सराज जो है वो देवराज का पुत्र था। किसका पुत्र था? देवराज का पुत्र था। अब इसे प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला शासक कहा जाता। क्या कहा जाता है? प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला शासक वत्सराज कहलाता। और इसके समय ही, वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होगी, जो आपको कल की क्लास में बताया था। 3 पक्षों की लड़ाई होती है। नीचे दक्षिण में थे राष्ट्रकूट, उधर बंगाल की तरफ थे पाल, और अपने इस तरफ गुर्जरात्रा की साइड में थे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। तो ठीक है, चलिए प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर, हरिश्चंद्र से शुरू हुआ मामला, आदि पुरुष हरिश्चंद्र था, इसके बाद में इतना इंपॉर्टेंट शासक अपन ने नागभट्ट पढ़ लिया, उसके बाद में यहां पे ये इतिहासकार कह रहे हैं कि प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला शासक तो यही है। तो मुझे बताओ, नींव क्या डायरेक्ट डाली जाएगी? पहले प्लॉट लिया जाएगा, पहले प्लॉट देखने जाओगे, जमीन देखोगे, उसके बाद में प्लॉट की आप रजिस्ट्री कराओगे, उसके बाद में प्लॉट का पट्टा नाम कराओगे, उसके बाद में नींव डालने का काम होगा। ये सारी चीजें, प्लॉट, रजिस्ट्री, पट्टा, नाम हो चुका है यहां तक, इसके बाद में नींव डालने का काम किया है आप लोगों के, किसने? वत्सराज ने। अब तो मरिए नहीं भूलो थे, ठीक है। यानी कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक आप लोगों के कौन कहलाता है? वत्सराज कहलाता है। अब एक चीज और स्पष्ट कर दूं मैं, यहां पे कई जगह आप लोगों को यह भी पढ़ने को मिलता है कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट को कहा गया। उन्होंने भी गलत नहीं लिखा है, कई इतिहासकार लिख कर गए, और इतिहासकारों में इतने मतभेद रहे कि हमारे जैसे पढ़ाने वालों के लिए अब चुनौती होता है कि यार किसे बताएं, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक स्पष्टीकरण दिया है कि नींव डालने वाला है, यानी कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कि अब घर की नींव इसने डाली, ठीक है। जमीन चाहे पुरखों की हो, बाप दादों की जमीन थी, लेकिन ये घर बनाने, नींव जो डालने का काम, मकान डालने बनाने का काम इसने स्टार्ट किया, तो यानी वास्तविक संस्थापक ये है, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो ये याद रख लेना, ठीक है। आइए उपाधियां, उपाधियों में याद रखना है, इसे कहा गया है रणहस्तिन। क्या कहा गया है? रणहस्तिन। रण का मतलब होता है युद्ध। क्या मतलब होता है? युद्ध। हस्तिन का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? यानी कि इसे युद्ध में हाथी के समान या युद्ध का हाथी उपाधि से नवाजा गया। एक दुग्गल महाराज थे, दुग्गल ने इसको जो है जयवराह की उपाधि दी। किसने? दुग्गल ने। अब देखो, पहले जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार मुझसे ही क्लास पढ़ी है, उन्हें पूरी तरीके से नया पैटर्न लग रहा होगा कि सर इस बार तो और चेंज है पैटर्न में। भाई इतनी क्लासें मैं चाहूं तो ऑब्जेक्टिव लेके निवेट देता कि भाई थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा देता हूं, लेकिन वो सिर्फ होती क्या? औपचारिकता, फॉर्मेलिटी में अपन विश्वास नहीं करते। सिलेक्शन देना है तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई किसको लेकर? कन्नौज। किसको लेकर हुई? कन्नौज। कन्नौज की स्थिति मैंने कल बता दी थी। दुआब क्षेत्र मतलब बहुत आलीशान क्षेत्र है, जहां पे विकास की बहुत सारी संभावना है, इसलिए इसको लेकर झगड़ते थे। कन्नौज पहले हर्षवर्धन के अधीन था। हर्षवर्धन की जैसे होती है मृत्यु, उसके बाद में सबकी नजरें होती है यहाँ। पहले यहाँ पे आयुध वंश के 2 शासक रहे हैं, ध्यान रख लेना। एक बता लेता हूं वैसे, कौन से? आयुध वंश के शासक रहे हैं। एक तो रहा है आपके इंद्रायुध और एक रहा है चक्रायुध। इंद्रायुध ने संघर्ष किया है वत्सराज से, ठीक है। कैसे याद रखोगे? जो चीजें थोड़ी अगर पूछ ले ध्यान रखना, वैसे इतना आप लोगों के हिसाब से अंदर जाएगा नहीं, ऐसे याद रखना। यानी कि ये तो है वत्सराज और ये है इंद्रायुध। क्या याद रखोगे? यहाँ पे दिखेगा नहीं, थोड़ा सा याद लिख देता हूं, आपको कंटिन्यू लिखना है इस इंद्रायुध को कंटिन्यू एक सिरोरेखा में लिखना है। एक सिरोरेखा समझते हो? ऊपर की लाइन, इसी कहा जाता है सिरोरेखा, ठीक है। तो सिरोरेखा एक ही लगाना, इंद्रायुध लिखना। आयुध वंश के 2 शासक ही याद रखने आपको, एक इंद्रायुध एक चक्रायुध। चक्रायुध नागभट्ट द्वितीय के समय आएगा और ये यहाँ पे, तो चक्रायुध तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। नाच सब याद रखना है, क्या? नाच। नागभट्ट द्वितीय, चक्रायुध, और यहाँ पे इंद्रायुध। दोनों ने इन आयुध शासकों को पराजित किया। जब इनको पराजित किया है तो वहां पे पाल शासकों में था धर्मपाल, उसने भी यहाँ पे
आक्रमण किया और संघर्ष किया है, धर्मपाल को हराया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव है, उसने यहाँ पे आक्रमण किया है और उसके बाद इससे जो है इसे पराजित होना पड़ा। किसको? वत्सराज को यहाँ ध्रुव से पराजित होना पड़ा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है। ये पूरी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। और अपनी क्लास चल रही कैसे है? अरे बातें बंद कर दो और चैट बॉक्स में। मैं हकीकत कह रहा हूं, हमारी टीम के जो मेंबर गिद्ध की तरह नजरें गड़ा के बैठते हैं, एक दो बार टाइम आउट करते हैं। अगर आदमी सुधर जाए, औरत भी कोई सुधर जाए, ठीक है, क्योंकि आदमी औरत सब पढ़ते हैं अपने यहाँ से, कोई सुधर जाए ठीक बात है, नहीं सुधरे तो उसको हमेशा हमेशा के लिए कमेंट करने से वंचित कर देते हैं। हमें ऐसे अनुशासन प्रिय विद्यार्थी ही पसंद है जो पढ़े और सिलेक्शन ले, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। हमें नहीं चाहिए आप लोगों, भले व्यूज मत बढ़ाओ, हमारे कोई जरूरत नहीं है। हमें 10,000 लोग पढ़ने वाले ही देख लेंगे ना, तो उसमें से आधे सिलेक्ट हो जाएंगे, बस यही चीज है। आगे बात समझ, बातें नहीं करनी बेटा, ठीक है। राष्ट्रकूट जो है ध्रुव, इसने पराजित किया इसे, ठीक है। इसके समय कुवलय माला, ये पूछा जाता है प्रश्न। और कुवलय माला में देखो मारवाड़ी भाषा संबंधित ये 18 देशी भाषाओं का जो उल्लेख है, वो भाषाओं की संख्या 18 है। ये इसमें कई बार पूछा गया प्रश्न है, भाषा वाले में पढ़ाऊंगा मैं, साहित्य वाले में, ठीक है। ये कुवलय माला जो है, इसकी रचना किसने की है? उद्योतन सूरी ने की है। किसने? उद्योतन सूरी ने रचना की है। 778 याद रख लेना। और ये हरिवंश पुराण, ठीक है, ये हरिवंश पुराण जो है, ये जिनसेन सूरी ने रचना की है। इसकी किसने की है? जिनसेन सूरी ने रचना की है। और यह हरिवंश पुराण की जो रचना है वो 783, आप लिख लेना, 783, ठीक है। 783, 3 नहीं दिख रहा है तो 3 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ 783 है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को बार बार, ठीक है ना। 786 नहीं है, 783, 783। तो ये दो जो है प्रमुख रचनाएं हैं उनकी, यहाँ पे जो है वत्सराज के समय ये रचना हुई। देखने में क्या है कि सर गुरुजी स्लाइड भरी हुई है, पढ़ा लेंगे कोई भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्लाइड इसलिए है ताकि आप लोगों के पास में बेहतरीन नोट्स हो, आप लोगों को इधर उधर कहीं भी बगले नहीं झांकनी पड़े, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। यानी 2 शासक तो आपको कंप्लीटली याद, ठीक है ना। चलिए अब आइए नागभट्ट द्वितीय। देखो बीच में छोटे मोटे शासक चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो वत्सराज का ही पुत्र था। माता सुंदर थी इसकी और पिता वत्सराज, यानी माता सुंदर देवी थी। भाई माताएं, माँ कहे तो सब सुंदर ही होती है। माँ हमेशा, शब्द ही इतना शक्तिशाली है कि माँ सुंदर ही होती है। तो यहाँ पे नागभट्ट की माँ का नाम क्या है? सुंदर देवी। और पिता जो है इसके वत्सराज, ठीक है। वैसे माता पिता नहीं पूछे जाते हैं, ये भी बता दो। पूछे जाने वाली चीजें या तो उपाधियां, या फिर उन्होंने कोई उठा पटक की है तो वो पूछा जाएगा, ठीक भाई। उपाधियां, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ठीक है, और कन्नौज की शाखा का संस्थापक। क्या संघर्ष तो वत्सराज के समय शुरू हो गया था। कन्नौज के लिए संघर्ष जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, कई जने कहते हैं कि 150 वर्ष चला, कई जने कहते हैं 175 वर्ष चला, कई जने कहते हैं 200 वर्ष चला, यानी कि लंबे समय तक चला है। वो संघर्ष शुरुआत तो वत्सराज के समय हो गई थी, लेकिन इसे कहा जाता है कन्नौज की शाखा का संस्थापक नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। अब ये देखो ये कैसी उपाधियां धारण की है? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, ठीक है, यानी कि ये भी विष्णु जी का उपासक था, वैष्णव, ठीक है ना। चलिए, इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। अब कन्नौज की शाखा का संस्थापक है तो दिखती बात है कि राजधानी भी बनाएगा। इंपॉर्टेंट सा, ग्वालियर प्रशस्ति में इसे कर्ण कहा गया। कर्ण किस कारण कहा जाता है? कि दान देने के कारण, दानवीर कर्ण। महाभारत सबने देखी है लगभग, और सभी जानते हैं दानवीर कर्ण, ठीक है। कवच और कुंडल दान में दे दिए थे, तो ये कर्ण कहा गया है। जहां जहां दान देने की बात आएगी वहां वहां दानवीर कर्ण को याद किया जाता है और कर्ण की उपाधि दी जाती है। जहां जहां मतलब कोई ऐसा काम किया जाए जहां पे पैसे लगते हैं, वहां वहां भामाशाह को याद किया जाता है। किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। तो ये उपाधियां इसी तरीके से दी जाती है, ठीक है। कुमार रासो, अच्छा ये बताऊं कि कुमार रासो रचना किसकी है? दलपत विजय की। दलपत विजय, दलपत विजय की कुमार रासो में नागभट्ट द्वितीय को मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष का, मतलब नागभट्ट द्वितीय ने मुस्लिमों के विरुद्ध संघर्ष किया, इसका उल्लेख जो है कुमार रासो में मिलता है। बस इतना सा याद रखना, ठीक है, आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके लिए
एक उक्ति ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस प्रकार पतंगे अग्नि अग्नि में आकर गिरते हैं। पतंगे समझते हो ना, जब अपने जैसे कि बरसात की सीजन होती है तब जैसे टॉर्च लगाते हो आप, अग्नि प्रज्वलित करते हो तो फड़के, मारवाड़ी भाषा में क्या फड़का है, ठीक है, यानी कि नए नए पंख निकलते हैं उनके, और पंख निकले यानी मृत्यु आएगी। पंख टूटते हैं उसके बाद में उनकी मृत्यु आती है, और पंख टूटते ही है सुबह तक अपन देखते हैं कि इतने फड़के होते हैं, उनके पंख पड़े होते हैं और वो मृत्यु उनकी होती है, तो वो पतंगे होते हैं, ठीक है ना। तो पतंगे जिस तरीके से आग यानी उजाले की तरफ ही वो भागते हैं, आग में आकर खुद गिरते हैं, स्वाहा हो जाते हैं, जल के मर जाते हैं, ऐसे ही पतंगे जिस प्रकार अग्नि में गिरते हैं उसी प्रकार आंध्र सिंध और विदर्भ, जो ये राज्य थे आंध्र सिंध और विदर्भ, ये और कलिंग, ठीक है, उड़ीसा की साइड में कलिंग, ये नरेश नागवर द्वितीय की ओर खींचते हैं, यानी कि ये खींचेंगे, नागवर द्वितीय इनको जीतेगा। ये उक्ति मिलती है किसके अंदर, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति की कोई स्पेशल तिथि नहीं है इसकी, ठीक है। इसकी जो खोज है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। ये किसके लिए है, नागभट्ट द्वितीय के लिए, ठीक है। चंद्रप्रभ सूरी के प्रभावक चरित्र से नागभट्ट द्वितीय के गंगा में समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न बनेगा कैसे कि प्रतिहार वंश का वो कौन सा शासक था जिसने गंगा में समाधि ली, ठीक है, गंगा में जल समाधि ली है, मृत्यु का वर्ण कैसे किया है गंगा में समाधि लेकर, नागभट्ट द्वितीय। या अच्छे लेवल का प्रश्न पूछे तो एग्जामिनर कहेगा कि ये किस में उल्लेख मिलता है, तो प्रभावक चरित्र में मिलता है, और प्रभावक चरित्र जो है चंद्रप्रभ सूरी या चंद्रप्रभु सूरी के द्वारा लिखित है, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। वैसे आप लोगों को पीडीएफ दी जा रही है टाइम टू टाइम, ठीक है ना, कल वाली क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल चुकी है, और वैसे क्लास देख के हाथों हाथ ही नोट्स बना लेते हो तो और भी अच्छी बात, ठीक है। पशु परिचर की पुस्तक जब भी आएगी 8-10 दिन में आपको सूचना दे दी जाएगी। पूछ के तकलीफ नहीं देखनी अपने इतनी, ठीक है ना, कहीं तकलीफ देखने काम ही नहीं है। यूट्यूब टेलीग्राम यदि आप जुड़े हुए हो तो आपको सूचना अपने आप मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए वैसे आपको ये तो बता ही दिया है कि पार्ट बी जो आपके पशुपालन से संबंधित होता है उसकी कल की क्लास में बता दिया था, टेलीग्राम पे भी बताया कि उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी है, समय रहते ज्वाइन कर लेना, बाद में रह गए पीछे तो हमें मत कहना कि सर हमारे बात ज्वाइन करनी थी और हमें तो पता नहीं था, बार बार बता देते हैं फिर भी। चलिए आते हैं अपन मिहिर भोज की तरफ। मिहिर भोज को कई बार जो है सिर्फ भोज लिखकर भी एग्जामिनर सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कह देते हैं प्रतिहार भोज। तो प्रतिहार भोज में प्रसिद्ध जो था वो मिहिर भोज ही था, ठीक है ना। चलिए मिहिर भोज के पिता का नाम रामभद्र और माता का नाम अप्पा देवी था। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या करके ये शासक बना था, इसलिए इसे पितृहंता शासक कहा जाता है। प्रतिहार वंश का पितृहंता इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहा जाता है, इसे प्रतिहारों का पितृहंता शासक कह लेते। पितृहंता का मतलब क्या है, पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या कर शासक बना, ऐसे का ऐसे अपने मारवाड़ में बेचारा मालदेव बदनाम था इसके लिए, ठीक है। वैसे पितृहंता मैंने जीजीडी फैक्ट में भी दिए हैं आपको और मैं बताता रहता हूँ। भाई इतिहास पढ़ेंगे अपन, महीना 1.5 महीने क्लास चलेगी इतिहास की इसकी, तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। जिस तरीके से देखो अभी क्लास चली आनंद के साथ, कहीं लोड लिया क्या अपन ने, मैथ लेता ही थी वैसे ही, क्लास पढ़ाते टाइम तो बिल्कुल ही नहीं, ध्यान मेरा सिर्फ पढ़ाने पे होता है, तो आपका ध्यान भी सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए, ठीक है। चल उपाधियां, यहां से प्रश्न बनते हैं उपाधियों से। उपाधि देखो पीछे अपन ने पढ़ी थी जयवराह, दुग्गल ने दी थी, है ना। यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन आदिवराह, शब्दों का अंतर है, ध्यान यहीं जाना चाहिए, अपना ध्यान जाता नहीं है, अपन सिर्फ पीछे का वराह ध्यान रख लेते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आदिवराह ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर है, यदि याद नहीं रहे तो आग जलनी चाहिए, ध्यान रखना, धुआं चाहे कहीं भी उठे आग जलनी चाहिए। तो भाई आदिवराह ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है। प्रभास की उपाधि मिलती है दौलतपुर अभिलेख के अंदर, आग पर दौलत, आग पर
दौलत, बस दो की लिखवाऊंगा ट्रिक, है ना, तीसरा तो आप ऐसे याद कर लोगे, दो की हो गई तो तीसरा याद है भाई। आग पर दौलत, प्रभास की दौलतपुर अभिलेख में मिलती है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बग्रमा शिलालेख के अंदर मिलती है। अब देखो तीन तरीके से प्रश्न बनता है, एक तो किसकी है, एक कौन सी है, और एक कहां मिलती है। तो किसकी है वो तो अपने मिहिर भोज आ गया, और आदिवरा ग्वालियर प्रशस्ति, प्रभास दौलतपुर अभिलेख, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बग्रमा शिलालेख। जैसे भी पूछते हैं मैं सब तरीके से बता ही रहा हूं। ठीक है, ये इसके समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी। कोई भी शक्ति चरम पे जाती है उसका मतलब क्या है, यानी उसके समय जितनी शक्ति, जितना मतलब उफान आना था उतना आ चुका, कोई व्यक्ति चरम पर पहुंचा है, यानी कि अब वहां से नीचे भी आएगा। यानी इनकी शक्ति जो है जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ चुकी, चरम तक आ चुकी थी, यानी कि इसके बाद में अब जो है शक्ति वापस प्रतिहारों की नीचे की तरफ आएगी। ये होती है चरम सीमा, ठीक है ना। तो इसके समय शक्ति चरम पर थी, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके समय ही वापस जो है पतन हो गया, ऐसा नहीं, इसके समय चरम पे थी, यानी इसके बाद में जो है वापस डाउनफॉल आएगा, ठीक है। चलिए, ग्वालियर प्रशस्ति क्या याद रखना है, खोज अलेक्जेंडर कनिंगम, श्लोक 17, लेखक धनिक पुत्र बालादित्य। ओके, चलिए, सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र, देखो अरब जो आक्रांता थे, अरब देश से आक्रांता आते थे, अपने यहाँ पे धनमाल लूट के ले जाते थे, ठीक है, और अरबी यात्री आते थे। आप लोगों को पता है, मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, मिशुमल, मिहिर भोज के समय आया सुलेमान, ये लिखवाया ना। तो सुलेमान ने इसके बारे में क्या कहा, अरबों का अमित्र। अब ये भी तो अरब देश से आया था, तो इसने कहा ये तो हमारे शासकों को जो है आने नहीं देता और उनके लिए दीवार बन के खड़ा रहता है मिहिर भोज, ये तो अरबों का अमित्र है, ये तो अरबों का शत्रु है, ये तो अरबों का मित्र है ही नहीं। तो अरबों का अमित्र कहा, और फिर अरब में कौन रहते थे, इस्लाम संप्रदाय से संबंधित रहते थे, तो ये सुलेमान इसे इस्लाम का भी शत्रु बताता है, ठीक है, इस्लाम का भी शत्रु बताता है, अरबों के लिए दीवार भी बताता है कि दीवार बन के खड़ा है, इस तरीके से। तो ये सुलेमान ने कहा किसके लिए है, भोज के लिए कहा है, यानी कि मिहिर भोज के लिए कहा। सही रही, आगे ना बात समझ में, ठीक है। चलो लीजिए स्क्रीनशॉट, चलो आइए, अब दो शासक और ढंग से पढ़ने हैं, एक तो महेंद्रपाल, एक महिपाल। इसके बाद में तो फिर कोई नहीं है, राज्य और यश, बस, ठीक है। चलिए, तो यहां पे पढ़ना है अपन को महेंद्रपाल। देखो बीच बीच में जो है शासक यहाँ पे आएंगे छोटे मोटे, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिए। मिहिर भोज का पुत्र था, उपाधियां देखो इसकी, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्रायुत, ठीक है। यानी कि ये ध्यान रखना, महेंद्र बराबर निर्भय, क्या याद रखोगे, महेंद्र बराबर निर्भय, ठीक है, ये याद रह गया, महेंद्र निर्भय है। महेंद्र सिंह धोनी निर्भय होके हर मुकाबला लड़ा, और अभी अपने जहन में इंडियन कैप्टन यदि कोई रहता है तो वो महेंद्र सिंह धोनी रहता है। तो महेंद्र निर्भय था, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, महेंद्रपाल, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, ये अलग से याद रखना है, यहाँ पे आएगा मुकुटमणि, ठीक है, निर्भय राज और महेंद्रायुत। तो ये तो रही इसकी उपाधियों की बात। महेंद्रपाल के गुरु भी थे और दरबारी साहित्यकार थे, दरबारी कवि कह सकते हो आप, राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे, यानी कि यहाँ महिपाल के समय भी थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पिता के समय है, पिता चले गए तो उनका गुरु भी चला जाएगा, वही पिता के जाने का समय तो पिता ही जाएगा, सबको लेके थोड़ी जाएगा कि आप मेरे गुरु हो आप भी चलो, आप मेरी पत्नी हो आप भी चलो, ऐसा थोड़ी होता है? जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है। चलिए, तो गुरु या दरबारी साहित्यकार कौन है, राजशेखर, ठीक है। राजशेखर की रचनाएं पूछी जाती है, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा, विद्युशाल भंजिका, भुवन कोश, हरविलास। मैं ये तो आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इसमें से बाहर राजशेखर की रचना आपको नहीं पूछी जाएगी। राजशेखर की रचना यहां से पूछी जाती है, यह पूछा जाता है कि किसके दरबार में था। तो यहाँ पे तो गुरु है ही, ठीक है, तो महेंद्रपाल के दरबार में था, या फिर महिपाल भी पूछ ले तो ध्यान रखना कि पिताजी गए तो बेटे गए, यहाँ तो गुरु तो रह सकते हैं, दरबारी साहित्यकार उनके दरबारी तो रहेंगे ना, ठीक है। महिपाल प्रथम,
राजशेखर ने इसे आर्यवाद का महाराजाधिराज कहा है, यानी कि राजशेखर इनके समय भी थे। ठीक है, चलिए उपाधियां विनायक पाल, हैरम पाल, ये विनायक कर देना, विनायक टाइप हो गया, विनायक पाल, हैरम पाल और रघुकुल मुकुटमणि। ठीक है, रघुकुल मुकुटमणि। ठीक है, यानी कि ऐसे याद रखना, महिपाल विनायक है। ठीक है, यानी महिपाल, विनायक पाल और इस है से हैरम्बपाल और रघुकुल मुकुटमणि। विनायक, विनायक क्या, महिपाल क्या है, विनायक है, इसलिए मुकुट पहनाओ। क्या है, मुकुट पहनाओ, तो मुकुटमणि याद रह जाएगा, यहाँ पे फिर आपके चूड़ामणि रहेगा पीछे। ठीक है ना, चलिए इसके समय अरबी यात्री अल मसूदी आता है। ठीक है, इनके समय यात्रा करता है, और ये मैंने बता दिया कि अल गुजर कहा था। ठीक है, बोरा कहा था राजाओं को, ये कल बता चुका हूं मैं। सुलेमान ने जुर्ज कहा था, यदि नहीं देखी कल की क्लास तो देख लेना। 1018 में, अब ये तो यहां तक कि याद रखने, उसके बाद में छोट मोट चीज है। 1018 में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। उस समय जो है राज्यपाल था, उस समय राजा कौन था, राज्यपाल था, और अंतिम शासक यशपाल था इनका। ठीक है, अंतिम यश इसे ही मिला है। उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त हो जाता है, इनके बाद में जो है गहड़वाल वंश आ जाता है। ठीक है, तो अंतिम शासक यशपाल, और यहाँ पे राज्यपाल जो है ये महमूद गजनवी का आक्रमण इसके समय होता है। महमूद गजनवी ज्यादातर लूटने के पर्पज से आक्रमण करता था, सोमनाथ को लूटा, मंदिरों को लूटते थे। इंडिया, भारत जो है सोने की चिड़िया था, तो सोने की चिड़िया है, उसके अंदर से सोना जो है लेकर चले गए अरब आक्रांता, बहुत ज्यादा लूट के गए थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी स्लाइड बाकी है रे, पूरा कौन वही क्लास। ठीक है, चलिए 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 कुछ चीजें और बताई जाए। एक उपाधि याद रखनी है, कल की क्लास में बताया नहीं मैंने। रोहिलिद्दी की उपाधि किसने धारण की, तो सबसे पहला जो शासक था हरिश्चंद्र, उसी ने रोहिलिद्दी की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न यदि पूछ ले तो ध्यान रखना। प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश अस्तित्व में आया, तो मैंने अभी अभी बताया है, गहड़वाल वंश अस्तित्व में आया है। ठीक है, आपने अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के समय गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल, संयोगिता वगैरह पढ़ते ना, वो ये ओसिया के जैन मंदिर, ओसिया के जैन, अब ओसिया जो है जोधपुर ग्रामीण में है, ओसिया के जैन मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाए, तो यहां पे ध्यान रखना वत्सराज ने बनवाए थे। ठीक है, वत्सराज ने बनवाए थे, और इसमें भी महावीर स्वामी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, प्रसिद्ध था महावीर स्वामी का। पिल्ल पानी की उपाधि किसने धारण की, ठीक है, एक शासक हुआ जिसका नाम था नरभट्ट। ठीक है, क्या शासक नाम क्या था, नरभट्ट था कि नरहरि था, नरभट्ट ही है। ठीक है, नरहरि तो उसके समय था अपने रज्जिल के दरबार में दरबारी था नरहरि, ये कौन था, नरभट्ट था। ठीक है, तो नरभट्ट ने पिल्ल पानी की उपाधि धारण की। ये पूछ ले तो वैसे पूछे नहीं जाते ये प्रश्न, फिर भी अपने जब इतना पढ़ा है तो इनको क्यों छोड़े पीछे। ठीक है, नरभट्टी था, सही है। चलिए, वत्सराज किस धर्म का अनुयायी था, तो यहाँ पे देखो, जहां जहां मैंने आप लोगों को बताया कि ये महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, ऐसी उपाधियां धारण करते हैं, तो वैष्णव उसके अनुयायी होते हैं। ठीक है, वैष्णव मत के अनुयायी होते हैं। यहाँ पे ये जो वत्सराज के अंदर अपन ने ऐसी उपाधियां पढ़ी नहीं, यानी कि ये जो अनुयायी था वो शैव था। ठीक है, ये कैसा था, ये शैव था, शिव जी का भगत था। ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी साथियों आप लोगों को याद रखनी है। अब ये टॉपिक पूरा हुआ, इसे पहले याद करना, उसके बाद में करना अभ्यास। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है, तो वहां पे क्या होगा, अब ये याद करके वहां जाओगे, मान लीजिए कोई चीज इसमें छूटी भी है, तो उसमें जब अभ्यास करोगे फिर व्यू सॉल्यूशन पे जाओगे, एक तो अभ्यास हो जाएगा, व्यू सॉल्यूशन में और भी बढ़िया चीज आपको और भी नई मिलेगी। ठीक है, तो अंदर जो छूटा है वो वहां से और भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और पशु परिचय पार्ट बी की भी दे दी है। देखो 8-10 टेस्ट टाइप होते ही टेस्ट सीरीज दे दी जाती है ताकि एक बार अभ्यास शुरू हो जाए, लेकिन महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक उसमें टेस्ट जुड़ते रहते हैं, क्योंकि हर रोज बनते हैं टेस्ट और जुड़ते रहते हैं, क्योंकि बेहतरीन टेस्ट बनाने के लिए समय लगता है। और जैसे अपन ने जिस एफर्ट के साथ जिस प्राइज में दिया, आप सभी जानते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक सेवा के उद्देश्य से दी गई है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास भी सकुशल संपन्न हुई, और अब कार्य है आप लोगों का याद करने का। मेरा काम पूरा हुआ। अब कल जो है अपन नया वंश यानी कि कल पढ़ेंगे वैसे चौहान वंश। ठीक है, चौहान शुरू करेंगे।
भाई प्रतिहारों के बाद चौहान ही आते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया रही, कैसी रही आपकी क्लास? मेरे हिसाब से तो बढ़िया रही है, बाकी आपके हिसाब से कैसी रही बता देना कमेंट करके, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक साझा कर लेना। टेलीग्राम से जुड़ जाना, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।